नमस्कार साथियों, मैं राधा मोहन आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल राधा मोहन सर में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों अभी आज हम चर्चा करते हैं आज एक ऐसे चैप्टर की जो आप ऐसे मान के चलिए कि पिछले उससे संबंधी मैंने आपको 2-3 चैप्टर पढ़ाए थे। कथन और निष्कर्ष पढ़ा दिया मैंने आपको, एक कथन और तर्क के बारे में बताया मैंने आपको थोड़ा सा। और ये जो चैप्टर है अपना, ये भी आपने देखा होगा बोर्ड पे, मैंने पीछे लिख रखा है इसका नाम कथन एवं पूर्व धारणाएं। कथन एवं पूर्व धारणा को हम कथन और अनुमान भी कह सकते हैं, कहीं कहीं पर इसमें कथन और इसका पूर्वानुमान भी, ऐसे भी शब्द आपको देखने को मिलेंगे। साथियों ऐसे प्रश्न में क्या होता है कि सबसे पहले एक कथन आएगा, जैसे पिछले यहां पर कुछ चैप्टरों में हमने पढ़ा था। अब कथन में किसी न किसी विषय वस्तु की चर्चा होगी, अब उसके बीच बाद में नीचे या तो पूर्व धारणा आएगी या पूर्वानुमान या अनुमान, कोई भी यहां पर 2 लाइनें 3 लाइनें आपकी आ सकती हैं। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यहां पर कथन को पढ़ना है और नीचे दी गई जानकारी पूर्व धारणा पूर्व अनुमान जो भी आपका है, अगर वो सीधा कथन से संबंधित है तो ऐसी पूर्व धारणा जो है वो मान्य होगी, अंतर्निहित होगी। अगर मान लीजिए पूर्व धारणा के अंदर यहां पर कुछ जानकारी है महत्वपूर्ण, उनका ध्यान रखना है। जैसे एक तो विशेषकर आपको पूर्व धारणा के अंदर ध्यान रखना है कि पूर्व धारणा के अंदर जो जानकारी आती है उसमें किसी को सलाह दी गई हो, किसी निदान की बात की गई हो। अब ये सलाह, निदान, परामर्श, लाभदायक प्रभाव, सरकारी आदेश की पालना, आम जनता द्वारा मानने की उम्मीद, ऐसी जानकारी मैंने आपको तर्क में भी बताई थी। तो वहां पर भी ये कुछ चीजें कॉमन चलती है, यहां पर भी ये चीजें कुछ काम आती है, ऐसे कैसे आपको। अब इनके साथ साथ पूर्व धारणा में एक महत्वपूर्ण जो जानकारी होती है वो होता है विज्ञापन, घोषणा या कोई आदेश। जब किसी प्रकार का कोई विज्ञापन होता है तो मैंने आपको बता रखा है कि विज्ञापन जो है कभी भी ये नहीं है कि किसी के मन में विचार आया और तुरंत उसने विज्ञापन दे दिया। साथियों जब भी विज्ञापन दिया जाता है उसके पीछे पूरी रणनीति तैयार की जाती है और उसके बाद में ये यहां पर अनुमान लगाया जाता है, ऐसी संभावना व्यक्त की जाती है कि शायद इस विज्ञापन को हम देंगे तो इससे संबंधी जो हमको ये उम्मीद होगी, ये लाभ प्राप्त होगा या इस प्रकार का हम यहां पर टारगेट जो है वो पूरा कर पाएंगे। तो पूरी रणनीति के तहत विज्ञापन दिया जाता है और विज्ञापन सीधा अगर कथन से संबंधित है तो ऐसा विज्ञापन क्या होगा, सत्य होगा। इसमें साथ ही आपको कुछ शब्द जैसे हमारे पहले भी काम आते थे, एकमात्र, केवल, एक ही, एकदम, ऐसे जो शब्द हैं वो यहां पर भी आपका काम करेंगे। ये किसी निर्णय को एक पक्ष में डालने का कार्य करते हैं। तो ऐसे शब्दों के जुड़ने से क्या होता है कि हमारा आंसर संकुचित हो जाता है, पूर्व धारणा अनुमान जो भी है तो उसको हम क्या है मान्य नहीं करेंगे, यानी उसको हम गलत ठहरा देंगे। साथियों ऐसे हमारे जो प्रश्न आएंगे उनके अंदर आपको सबसे मेन बात याद रखनी है कि कथन में और पूर्व धारणा में संबंधी जो विचार हो वो एक दूसरे से मिलता जुलता होना चाहिए। देखिए कुछ प्रश्नों की हम प्रैक्टिस करते हैं। पिछली जो हमारी रेलवे की गत एग्जाम में लगी थी, जो पिछली एग्जाम में लगी थी, उनके कुछ प्रश्न हैं जो मैं आपको कुछ अभ्यास करवाता हूं। साथियों देखिए सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है, इसके अंदर एक आपके सामने जानकारी ली गई है हमने और इस जानकारी में देखिए सबसे पहले एक कथन है। कथन में देखिए क्या है कि यदि आप बच्चों को शिक्षा दिलाना चाहते हैं तो उन्हें निजी स्कूल में दाखिला दिलाएं। ये एक यहां पर कथन दिया गया है कि बच्चों को अगर आप अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं तो क्या कीजिए। यहां पर बात की गई है कि निजी स्कूल जो है उसमें दाखिला दिलाइए। इसके पीछे आपका पूर्वानुमान, पूर्व धारणा आपकी क्या मान्यता होगी वो आपको देखनी है। तो देखिए यहां पर पहला आपका पूर्व धारणा कहता है कि केवल निजी स्कूल अच्छे शिक्षक प्रदान करते हैं। ये बात आपकी जो है, ये शब्द आ गया केवल निजी स्कूल, तो इसका मतलब ये हमारी पूर्व धारणा गलत हो गई। केवल निजी स्कूल ऐसा नहीं करते भाई, अच्छे शिक्षक उपलब्ध करवाने का कार्य तो हर स्कूल का होता है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, कोई भी कर सकता है। तो ये हमारी पूर्व धारणा मान्य नहीं है। आगे कहता कि भारी फीस का भुगतान निजी स्कूलों में प्रदान किए जाने वाले शिक्षण के लिए उपयुक्त है। ये भी कोई उपयुक्त नहीं है कि आप भारी भरकम पैसा जमा कराते हो, मोटा पैसा फीस के रूप में देते हो तो आपके बच्चे को शिक्षण अच्छा ही मिलेगा। ये ऐसा तर्क है तो हमारा मान्य नहीं है। तो हम ये कहेंगे साथियों कि दोनों ही पूर्व धारणाएं अंतर्निहित नहीं है कथन के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, और अगला प्रश्न है हमारा इसमें, बिजली बोर्ड ने बिल भुगतान संग्रहण के लिए घर घर जाना शुरू कर दिया है। देखिए सबसे पहले कथन की महत्वपूर्ण बात देखिए। अब बिजली बोर्ड ने ऐसा आदेश जारी कर दिया या अपने कर्मचारियों को भेजना प्रारंभ कर दिया कि अब आप ऐसा कीजिए कि
जो भुगतान है वो घर घर जाकर आप स्वयं इकट्ठा करके लेके आइए। ऐसा क्यों किया होगा, क्या कारण हो सकता है? सीधी सी बात है कि हो सकता है कि समय पर भुगतान प्राप्त नहीं हो रहा होगा, या लोग बाग मान लीजिए भुगतान समय पे नहीं कर रहे होंगे, और इस स्थिति से यहां पर निपटने के लिए, यहां पर इससे निजात पाने के लिए बिजली विभाग ने यह निर्णय लिया है और ऐसा आदेश निकाल दिया कि अब हम खुद जो है समय पर जाकर भुगतान करेंगे, यहां पर सामने वाले से लेंगे, उपभोक्ता से। अब देखिए क्या कहा है इसमें, हमारी पूर्व धारणा अनुमान इसके बारे में क्या हो सकती है। बिजली बोर्ड का मानना है कि घर घर जाकर बिल भुगतान करना प्रभावी तरीका है। बिल्कुल, कुछ लोग ऐसे हैं जो ये भी कह सकते हैं कि मेरे पास समय नहीं था, मैं समय नहीं होने के कारण समय पर जमा नहीं करा पाया, तो ऐसे लोग जो हैं उनको भी करारा जाएगा, क्योंकि अब बहाना कहां से लगाओगे जब घर पर ही भुगतान लेने वाला आ गया। तो बिल्कुल ये बात हमारी पूर्व धारणा सही है, प्रभावी तरीका है। बिजली बोर्ड में बिल भुगतान संरक्षण पर ध्यान बढ़ाया है। बिजली विभाग ने जो है बिल के भुगतान के संरक्षण पर यह ध्यान बढ़ाया है, क्योंकि ये ऐसा निर्णय लिया गया है। अगर ऐसा इनकी तरफ ध्यान नहीं जाता तो ऐसा विचार नहीं होता। तो दोनों ही हम कहेंगे कि पूर्व धारणा इसकी अंतर्निहित है। साथियों अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न कहता है आभूषण के लिए हम चमकदार धातु प्लेटिनम का इस्तेमाल करते हैं। एक विज्ञापन दिया है इसने यहां पर, और इस विज्ञापन में क्या कहा है इसने कि आभूषण के बारे में चर्चा की है इसने। तो आभूषण के बारे में चर्चा कर दी साथियों इसने, और ये कहा है कि हम क्या करते हैं उसको चमकदार बनाने के लिए। किसके लिए चमकदार बनाने के लिए कौन सी धातु काम लेते हैं? प्लेटिनम। अब साथियों प्लेटिनम धातु जो है वो चमकदार धातु है, तो इसलिए इसका उपयोग किया जा रहा है। अब यहां पर देखिए ऐसा वो यहां पर आभूषण के बारे में कहा जा रहा है, और उनको बेचने के लिए उन्होंने ऐसा विज्ञापन भी दे दिया। अब विज्ञापन दिया है तो 100% ऐसा कार्य किया होगा। आगे देखिए क्या कहता है पूर्व धारणा हमारी, प्लेटिनम एक चमकदार धातु है। बिल्कुल बिल्कुल सही है ये, तभी तो यहां इसका उपयोग कर रहे हैं। आभूषण बनाने के लिए प्लेटिनम का इस्तेमाल होता है। बिल्कुल ये बात भी हमारी दोनों की दोनों पूर्व धारणाएं ऊपर कथन में अंतर्निहित है, तो दोनों ही हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए साथियों, आगे हम कहें बहुत से किसान जैविक खेती करते हैं। देखिए खेती जो है करने के कई तरीके हैं। अब किसान कौन सी खेती करेगा? आजकल क्या है कई प्रकार के कीटनाशक ऐसे प्रयोग में लाने लग गए कि जिनसे क्या है कि उस समय तो हम फसल को बचा लेते हैं, लेकिन उसके आगामी समय में जाकर दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। कई प्रकार के खाद बीज ऐसे चल गए कई प्रकार के, जो क्या करते हैं जमीन की उर्वरा शक्ति जो है उसको कम करते हैं। तो इन सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए सरकार ने क्या किया है कि सरकार ने एक डिसीजन लिया है, या कुछ लोग जो है किसान जो है उन्होंने एक निर्णय लिया है कि अब हम जो है जैविक खेती करेंगे। अब जैविक खेती क्यों करेंगे, इसका कारण क्या है? हो सकता है कि उनको उससे अच्छा लाभ प्राप्त हो फ्यूचर में भी, और उनको अच्छा लाभ मिले, इसलिए वो जैविक खेती करने का निर्णय ले रहे हैं। यहां कथन में ये बात की गई है कि बहुत से किसान जैविक खेती करते हैं। अब उसके पीछे देखिए यहां पर पूर्व धारणा, जैविक खेती करना आसान होता है। साथियों कोई भी कार्य जो है आसान होता है या वो हार्ड होता है ये देखकर नहीं किया जाता। हम कभी भी कोई भी कार्य करते हैं तो ये नहीं देखते कि हम कौन सा कार्य आसान है तो इसको करें, हम ये देखते हैं कि इस कार्य को करने से हमें परिणाम मिलेगा, जो हमें लास्ट में रिजल्ट मिलेगा उससे क्या फायदा होगा। तो हम उस फायदे और उस नुकसान को देखकर भी हम यहां पर क्या करते हैं, ऐसा निर्णय लेते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई कार्य ऐसा हो जिसमें मेहनत अधिक लगती हो, वो कार्य आसान नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हमको पता है कि फ्यूचर में जाकर इसका जो परिणाम आएगा बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छा हमको फायदा होगा, तो भी हम ऐसे कार्य को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये आपकी पूर्व धारणा अंतर्निहित नहीं है। अगला दे रखा खेती, जैविक खेती किसानों के लिए लाभदायक है, ये लाभदायक है, लाभप्रद है, बिल्कुल ये बात सही है। तो इसमें हमारी पूर्व धारणा जो सेकंड जो है वो पूर्णतः अंतर्निहित है, सही है, मान्य है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कहता है, अपनी दूसरी विजिट पर डॉक्टर ने नुस्खे को बदल दिया। अब कोई भी डॉक्टर जो है अपने नुस्खे को बदले, सीधी पहले से जो उसने दवा चला रखी चल रहा होगा, अगर उससे कोई फायदा परिणाम
नहीं निकला तो अब उसने शायद ये विचार किया कि मैं क्यों न इसकी जगह ये दवा काम में लेकर देखता हूं, शायद इसका परिणाम जो मुझे अच्छा मिले। और ये उम्मीद करके डॉक्टर क्या कर रहा है, पहली भी थी उसको वो क्या कर रहा है, अब चेंज करने का विचार कर रहा है और कर दिया है उसने। अब आगे पूर्व धारणा देखिए इसके बारे में। पिछले नुस्खे से रोगी को कोई लाभ नहीं हुआ था, बिल्कुल ये हम मान सकते हैं। रोगी ने पहले नुस्खे को गंभीरता से नहीं लिया गया था, हम ये नहीं कह सकते। कोई भी व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं होगा जो रोगी है कि डॉक्टर ने मेरे को जो दवा, मैं उसको समय पे नहीं लूं और उस दवा से मेरे को कोई फायदा ना रहे और मैं बीमार का बीमार रहूं, ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा। सभी प्रकार के जो भी रोगी हैं वो यही चाहेंगे कि मैं जल्द से जल्द जो है स्वस्थ रहूं। कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं है जो ये चाहे कि मैं अस्वस्थ रहूं, मैं बीमार रहूं, मैं कमजोर रहूं, ऐसा कोई नहीं चाहेगा। क्योंकि आपने सुना होगा पहला सुख निरोगी काया, आपने ये कई जगह सुना होगा। यानी सब व्यक्ति ये चाहते हैं कि पहला सुख क्या है, निरोगी काया, आपका शरीर स्वस्थ रहना जरूरी है। तो हम ये कहेंगे साथियों कि यहां इसमें पहली पूर्व धारणा हमारी अंतर्निहित है। अगला प्रश्न है हमारा, इसमें कथन कहता है हमारा कि सरकारी नोटिस से पता चला। अब कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं कि सरकारी नोटिस से पता चला कि अगले महीने से सभी को आयकर का भुगतान करना होगा, चाहे आपकी आय कितनी भी हो। साथियों आय कितनी भी हो इसका मतलब ये उन लोगों की चर्चा नहीं कर रहा जो आय नहीं है। हमेशा आयकर की बात चलेगी तो आयकर दाताओं के बारे में चलेगी। अब उनकी आय जो है जिस हिसाब से होगी उस हिसाब इनकम देना पड़ता है। तो हम ये कहेंगे अब जिसकी इनकम ज्यादा होगी तो टैक्स भी उसी हिसाब से लगेगा, अगर इनकम कम होगी तो टैक्स भी उस हिसाब से लगेगा। तो यहां सरकार ने आदेश दिया है। अब इसके पीछे ये कोई कारण नहीं हो सकता कि सरकार ने ये जो ऐसा निर्णय लिया है, नोटिस दिया है, वो किसी दुर्भावना से प्रेरित होकर दिया है या अपने निजी स्वार्थ के लिए दिया है। एक सरकारी प्रोसेस का एक ये सिस्टम का एक अंग होता है टैक्स लेना भी, ये कार्य होता है उसका, एक तरह से एक जिम्मेदारी होती है कि उस टैक्स के माध्यम से सरकार पैसा वसूल करके उसको वापस से जो है वो जनहित में लगाती है। तो यहां पर देखिए साथियों इसका पहला हमारा पूर्व धारणा क्या है, सरकारी कोषागार में कमी हो रही है ऐसा हम नहीं कह सकते। देश के लोग अमीर हो गए हैं ऐसा भी नहीं कह सकते कि लोगों के पास पैसा है, अमीर है तो खींच लो उसमें से। तो हम ये कहेंगे कि दोनों ही पूर्व धारणा जो है इसमें अंतर्निहित नहीं है। साथियों अगला प्रश्न हमारा देखिए आप ध्यान से इसको, और देखिए कितना गजब का प्रश्न है। हमारी योजनाओं में निवेश कीजिए और अपने धन को 2 गुना कीजिए, ऐसा कौन कह रहा है? एक कंपनी है मार्केटिंग कंपनी और उसका एग्जीक्यूटिव जो है वो ये कथन कह रहा है, ये यहां पर बोल रहा है लोगों से कि आप हमारी योजनाओं में निवेश कीजिए, हम आपके पैसे को दुगना कर देंगे। अब साथियों ध्यान रखना, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट देता है अब यहां पर, और वैसे आपने देखा होगा कि जितने भी आपके म्यूचुअल फंड वगैरह की बात होती है तो वहां आपको वो शॉर्ट में एक लाइन लास्ट में और बोलेगा कि ये सभी क्या है, बाजार की जोखिमों के अधीन हैं, तो आप पैसा लेने से पहले सोच लीजिए। उसने तो कह दिया कि हम दुगना कर देंगे, लेकिन गारंटी नहीं है कि कर देंगे। हाँ, लेकिन फिर भी ऐसी बात को सुनकर जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो रुचि लेंगे, इसलिए तो उसने ऐसा डिसीजन लिया है और ऐसा कहा है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं ऐसा कहूंगा तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो पहले से तैयार होंगे। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा ये चाहे कि मेरा जो पैसा है वो वैसा का वैसा ही रहे। सब ये चाहते हैं कि इस पैसे से और मुझे आमदनी हो, मैं अपनी इनकम और बढ़ाऊं, मैं अपनी संपत्ति और बढ़ाऊं, ये सभी चाहते हैं। देखिए क्या कहता है यहां पर आपका पूर्व धारणा कथन, एक अवास्तविक आश्वासन है, ये हम नहीं कह सकते क्योंकि अवास्तविक कैसे है, क्योंकि वो दावा कर रहा है, 2 गुना करने की बात कर रहा है, तो अवास्तविक तो नहीं है, ये बात गलत हो गई। लोग अपनी आय बढ़ाने के लिए अपनी बचत को निवेश करना चाहते हैं, बिल्कुल करना चाहते हैं, तभी तो उसने ऐसा कहा है। अगर उसको ये पता होता कि लोग ऐसा कार्य नहीं करते तो क्यों कहता बेचारा, वो ऐसा नहीं कहता। तो इसका मतलब हम कहेंगे कि इसमें पूर्व धारणा आपकी सेकंड अंतर्निहित है। साथियों अगला प्रश्न देखिए, चेन खींचने की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब चेन आपकी जो खींचने की घटनाएं, चेन 2 प्रकार की बात हो रही है। जैसे एक तो आप चेन कह सकते हो ट्रेन के अंदर चेन खींच ली जाती है, ट्रेन को रोक दी जाती है। एक आप चेन कह सकते हो जैसे मार्केट महिला आपकी गोल्ड की जो गले में होती है चेन खींच ली जाती है। अब ऐसी वारदात
हो, चाहे ट्रेन वाली हो, चाहे बाजार में ये चेन खींचने की बात हो, ऐसी गतिविधियों में संलिप्त व्यक्ति जो है ऐसा कार्य करते हैं तो उसके पीछे एक ही रीजन हो सकता है कि वो व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति का तो है ही है, साथ ही उसे सजा कानून का डर नहीं है। साथियों, अगर आप किसी भी लेवल पे हो लेकिन अगर आपको कानून का डर है तो आप कोई भी गलत कार्य करने से पहले कई बार विचार करोगे, सोचोगे कि मैं ऐसा कार्य करूं या नहीं करूं, और ऐसा कार्य करने से मुझे कितना नुकसान होगा, मेरी छवि कैसी होगी, मुझे किस प्रकार की सजा हो सकती है। ये सब विचार अगर आपके आएंगे, आपको डर रहेगा अगर सजा का, कानून का, तो आप ऐसा कार्य नहीं करोगे। और जिस व्यक्ति के मन में डर ही नहीं है वो क्या करेगा, वो तो करेगा 100% ऐसा कार्य करेगा। देखिए इसके यहां पर पूर्व धारणा के बारे में विचार करते हैं। पुलिसकर्मी ऐसी घटनाओं में शामिल होते हैं, हम सरकार पे कभी भी ऐसी अंगुली नहीं उठा सकते। चेन स्नेचरों को सजा का कोई डर नहीं है, बिल्कुल अगर सजा का डर होता तो ऐसी घटनाएं दिन प्रतिदिन नहीं बढ़ती। तो साथियों हम कहेंगे इसमें सेकंड हमारी पूर्व धारणा जो है वो अंतर्निहित है। अगला देखिए क्या, एक पार्क में लगे सूचना पट पर लिखा है, क्या लिखा है, कृपया कूड़ेदान का उपयोग करें, कूड़ा ना फैलाएं और अपने समुदाय को साफ रखने में मदद करें। ये पार्क में लिख दिया एक नोटिस। अब ऐसा क्यों लिखा है, हो सकता है कि लोग वहां पार्क में आते हैं, कुछ खाने पीने की चीजें खा के और फेंक देते हो कहीं पर भी, या गंदगी फैलाते हो, तो इस सभी जानकारियों को ध्यान में रखकर वहां क्या है कि नगर निगम है, नगर पालिका है, जो भी सरकारी है तंत्र है वहां क्या, या सोसाइटी हो सकती है, उसका रखरखाव करने वाली हो सकती है, एक बोर्ड पे नोटिस लगा दिया, लोगों से ये उम्मीद की गई है कि आप इस कचरे को कूड़ेदान में डालो, जिससे क्या है कि ये स्वच्छ रहेगा और आपको ही फायदा होगा। देखिए इससे संबंधित पूर्व धारणा क्या है हमारी, पहला कहेंगे इधर उधर कूड़ा फेंकने से हमारे समुदाय में गंदगी होती है, बिल्कुल ये इधर उधर फेंकोगे तो स्वच्छता तो बढ़ेगी नहीं, गंदगी बढ़ेगी। सभी लोगों द्वारा इस सूचना पर ध्यान दिए जाने की संभावना है। साथियों हमेशा संभावना अगर मान लीजिए अच्छे कार्य की होती है तो बिल्कुल सही बात है, ऐसी पूर्व धारणा हमारी मान्य है। तो हम कहेंगे कि दोनों की दोनों ही पूर्व धारणाएं अंतर्निहित हैं, मान्य हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, मुंबई से बेंगलुरु जल्दी पहुंचने के लिए, अब जाना तो है लेकिन जल्दी अगर पहुंचना है तो क्या करें, हवाई जहाज से यात्रा करें, ये कथन दे दिया इसने। आगे क्या कहता है इससे संबंधित पूर्व धारणा देखिए, बेंगलुरु और मुंबई हवाई सेवा से जुड़े हैं, अगर हवाई सेवा से जुड़े नहीं होते तो यहां किसी भी जो व्यक्ति विशेष को राय दी जा रही है, सलाह दी जा रही है, कहा जा रहा है, उसके बारे में ऐसी बात नहीं होती। आपको पता कि अगर कहीं पर ऐसी सुविधा ही नहीं तो ऐसी सलाह उसको क्यों देंगे, सलाह जब ही दी गई होगी जब वहां वो सुविधा उपलब्ध होगी। तो इसका मतलब ये बात सही है। अगला कहता है कि बेंगलुरु से मुंबई जाने का अन्य कोई विकल्प साधन नहीं है, ये ऐसा हम नहीं कह सकते, साधन तो और भी हो सकते हैं, लेकिन उसने एक बात कही है कि जल्दी पहुंचना है तो हवाई जहाज का आप क्या है उपयोग ले सकते हो, प्रयोग कर सकते हो, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। यानी हम पूर्व धारणा फर्स्ट को अंतर्निहित करते हैं इस कथन के अंदर। अगला प्रश्न देखिए साथियों, एक मनोवैज्ञानिक अपने ग्राहकों को बताता, ग्राहक का मतलब आप यहां पर अगर मान लीजिए किसी प्रकार का रोजगार दुकान खोलकर बैठे हो तो वो ग्राहक ही होता है। आप ऐसा ना समझे कि आपकी दुकान में अगर कोई सामान खरीदने आता, परचूनों की दुकान है आपकी, तो वो वहां जो कोई लेने आता वही ग्राहक होता है। ग्राहक सभी प्रकार के होते हैं। आप अगर स्कूल खोल के बैठे हो, वहां पर कोई विद्यार्थी अध्ययन के लिए आ रहा है तो आपका ग्राहक है, जिससे आपको आमदनी हो रही है, वो आपसे कुछ ले जाकर कुछ उपभोग कर रहा है, वो ग्राहक हो गया आपका। अब यहां पर डॉक्टर है, उसका पेशेंट जो उसका ग्राहक है, तो क्या कहा गया है देखिए, अब क्या कह रहा है वो डॉक्टर भी कैसा है, मनोवैज्ञानिक है, और क्या कह रहा है अपने ग्राहक को बताता है कि मोबाइल की लत जो है ना एक मनोवैज्ञानिक रोग है। बोले मनोवैज्ञानिक रोग बता रहा है उसको कि मन में एक ऐसा रोग है, ये जो लग गया ना तो छूटेगा नहीं, ये उसको सलाह दे रहा है वो। तो अगर आप रोग से बचना चाहते हो तो दूर रहो, रोग बताकर उसको वो सलाह देकर और बचाना चाह रहा है एक मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक जो अध्ययन करते हैं ना, तो सबसे पहले साइंस के अंदर जितने भी प्रयोग किए जाते हैं आज तक, जितने भी प्रयोग, चाहे वो दवा का परीक्षण हो, किसी का भी हो, तो सबसे पहले उन प्रयोगों को किस पे आजमाया जाता है, जीव जंतुओं पे, जानवरों पे आजमाया जाता है। फिर उसका सफल परीक्षण होने के बाद में ऐसी उम्मीद की जाती है कि शायद अब किसी मनुष्य के ऊपर, यहाँ पर किसी मानव के ऊपर इसका प्रयोग कारगर होगा, ऐसी उम्मीद करके। जैसे हमारा अभी कुछ समय पहले कोरोना आया था, तो कोरोना के अंदर भी जो प्रयोग किए गए थे पहले जीव जंतुओं पे किए गए थे,
और उसके बाद में फिर मनुष्यों पे उनको टीका को लगाया गया था। उम्मीद की गई थी कि ये सार्थक होगा। तो यहाँ पर मनोविज्ञान जो होता है वो क्या करता है, मनोविज्ञान के अंदर कई प्रकार की शाखा आती है। ये दर्शन शास्त्र का एक छोटा सा एक कड़ी होती है, उसका एक चैप्टर होता है मनोविज्ञान। अब मनोविज्ञान जो है एक विस्तार सब्जेक्ट हो चुका है। अब इसमें सही प्रकार की चीजों का अध्ययन होता है, मन से संबंधी जो चीजें होती है उनका अध्ययन होता है। और मनोवैज्ञानिक जो होता है वो इतना एक्सपर्ट होता है कि आपके विचार जानकर, आपकी बातों से, आपकी हरकतों से और आपके पूरा इतिहास जान लेता है और आपका बीमारी का पता लगा लेता है। तो उसने क्या सलाह दी है, सबसे मेन बात है कि मनोवैज्ञानिक रोग है ये मोबाइल की लत, और पूर्व धारणा क्या है इससे संबंधी। मनोवैज्ञानिक मानसिक रोगों का इलाज करता है, बिल्कुल सही है, और किसी भी रोग के लिए सर्जरी सबसे अच्छा विकल्प है, आप ये नहीं कह सकते। तो हमारा इस प्रश्न में जो पूर्व धारणा है वो फर्स्ट जो है अंतर्निहित है, मान्य है, सही है। अगला देखिए क्या कहता है, मिलन ने अपनी टीम के साथी से पूछा, क्या मैं शाम को तुम्हारी बाइक उधार ले सकता हूं। अब भैया मिलन ऐसा क्यों पूछ रहा है। अब उसके टीम का जो साथी है, एक तो हो सकता है कि वो विश्वास पात्र हो, उसकी बात हो सकता है वो सुने, माने, उसका कहना माने, और उसके पास वो चीज हो सकती है। साथियों, हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं ना, तो उसी से रिक्वेस्ट की जाती है, उसी से उम्मीद की जाती है जो उसको हमारी हेल्प करने के लिए सक्षम हो। तो मिलन ने भी यहां पर उससे, अपने साथी से यही उम्मीद की गई है कि भाई इसके पास, और वो चीज उसके पास है, तो ये उम्मीद की गई है और आवश्यकता है इसलिए कही है। ऐसा तो नहीं है कि अब कुछ हो सकते हैं ऐसे लोग जो बिना आवश्यकता चीजें मांगते रहते हो, लेकिन सभी लोग ऐसे नहीं हो सकते जो बिना आवश्यकता के ही वो उन चीजों की मांग कर दे। तो क्या कहा है यहां पर, उसने कहा कि भाई मैं शाम को तुम्हारी बाइक उधार ले सकता हूं क्या। तो देखिए इसमें हमारा पूर्व अनुमान क्या हो सकता है, पूर्व धारणा क्या हो सकती है। मिलन की टीम के साथी के पास बाइक है, बिल्कुल है, जब तो उसे मांगी है। मिलन को शाम को बाइक की आवश्यकता है, बिल्कुल आवश्यकता है, जब तो मांगी है। तो हम ये कहेंगे कि दोनों ही पूर्वानुमान, पूर्व धारणाएं हमारी अंतर्निहित है, सत्य है। साथियों अगला प्रश्न हमारा देखिए, इसमें आप कथन कहता है, पहले पक्षी अभ्यारण्य में बहुत पक्षी थे। अब किसी पक्षी अभ्यारण्य की बात चल रही है, जैसे हमारे भरतपुर में घना पक्षी अभ्यारण्य है। अब क्या होता है कि पक्षी अभ्यारण्य जो होते हैं, इनमें क्या होता है, पक्षी जो होते हैं देसी होते हैं, कुछ विदेशी होते हैं, कुछ पर्यटक के तौर पर आते हैं। यहाँ पर अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार के पक्षी आते हैं, प्रवास आते हैं, कुछ समय के लिए आते हैं, कुछ प्रजनन के लिए आते हैं, जैसे विदेशी पर्यटक घूमने आते हैं ना, ऐसे जीव जंतु भी आते हैं। अब यहाँ पर कुछ पक्षी ऐसे ऐसे होंगे जो आपको किसी विशेष मौसम में ही देखने को मिलेंगे। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि वहां तो उनको वहां पर उस जगह कोई विशेष चीज मिले, हो सकता है उसके पीछे कोई अलग भी कारण हो सकता है। अब आप यहां देखिए क्या कहा गया है इसमें, पहली आपका पूर्व अनुमान क्या है, पक्षी प्रवास करते हैं, बिल्कुल करते हैं, और वर्ष की एक विशेष अवधि के दौरान अभ्यारण्य में आते हैं, बिल्कुल ऐसा सत्य है और ऐसा होता भी है। उस क्षेत्र में अच्छे जल स्रोत हैं। अब ये हम नहीं कह सकते कि अच्छे जल स्रोत हैं या काम लायक जल स्रोत हैं, लेकिन पक्षी आते हैं और प्रवास करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो हमारी यहां पर पहला जो पूर्वानुमान है वो बिल्कुल सत्य है, सार्थक है। अगला देखिए साथियों क्या कहा इसने, छात्रों को वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अब आप जानते हो कि कोई भी बच्चे, जो छात्र विद्यार्थी जो हैं आपके, वाद विवाद प्रतियोगिता में अगर वो भाग लेते हैं तो उनमें बोलने की क्षमता, नेतृत्व क्षमता जो है उनकी बढ़ेगी, वो विचार प्रकट करना सीखेंगे और एक दूसरे से तर्क वितर्क करेंगे, तो उनका माइंड भी विकसित होगा। उनको ये विश्वास हो जाएगा कि हाँ मैं बोल सकता हूं, हाँ मैं ये कर सकता हूं, हाँ मैं सही हूं या गलत हूं। एक दूसरे से तर्क करेंगे, तर्क करने के बाद तर्क शक्ति उनकी विकसित होगी, तो वह कई प्रकार के निर्णय लेने में सक्षम हो सकते हैं। अब देखिए यहां बच्चों को ऐसे कार्य के लिए प्रोत्साहित करने की बात हुई है। पूर्वानुमान क्या है इसके बारे में, उनमें निश्चयात्मक प्रवृत्ति का विकास होगा। बिल्कुल, निश्चयात्मक का मतलब वो निर्णय लेंगे और निश्चय कर सकेंगे, ऐसी प्रवृत्ति का विकास होगा। उनका संचार कौशल बढ़ जाएगा, बिल्कुल एक दूसरे से संचार करेंगे, विचार प्रकट करेंगे। तो दोनों ही पूर्व अनुमान बिल्कुल आपके सही हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, आजकल लोग जानते हैं कि घास पर चलना शरीर को ऊर्जा देता है। मॉर्निंग वॉक करते हो आप, कभी मॉर्निंग वॉक करते हैं तो कई लोग साथियों ऐसे होते हैं जो जैसे नंगे पैर घूमते हैं मॉर्निंग। क्यों घूमते, क्या कारण है। अब उनको पता है कि इस प्रकार से मुझे घूमने से प्रकार के शारीरिक लाभ प्राप्त होंगे। एक व्यायाम की एक क्रिया है,
घास पर नंगे पैर चलना भी। इसलिए लोग ऐसा करते हैं। अगर उनको पता होगा कि ऐसा करने से हमें नुकसान है तो कौन चलेगा, नहीं चलेगा। तो फायदे के लिए चलते हैं। अब कई डॉक्टर आपको सलाह देते हैं, जैसे शरीर में रक्त आपका जो है संचार कम हो रहा है तो उसके लिए आपको वो एक्यूप्रेशर वाली चप्पलें पहनने के लिए कहते हैं। ऐसे घास पर चलने से और भी कोई लाभ होगा। देखिए साथियों क्या कहा है इसने यहां पर, तनाव और चिंता आधुनिक युग के प्रमुख खतरे हैं। हम ये तो नहीं कह सकते कि प्रमुख खतरे यही हैं। घास पर चलना वास्तव में एक बहुत ही आसान व्यायाम है। बिल्कुल सही है, घास में आप चल रहे हो तो एक ये नहीं है कि उसमें आपको कोई पसीने बहाने पड़ रहे हैं, कोई उठक पटक करनी पड़ रही है, बहुत आसान सा व्यायाम। तो साथियों ये हमने कुछ प्रश्नों की चर्चा की। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ समझ में आया होगा और आपको इस क्लास से कुछ सीखने को मिला होगा। साथियों मैं ऐसे ही आपके लिए फिर कोई नई क्लास में मिलते हैं और अच्छा सा कोई टॉपिक लेके आता हूं। तब तक साथियों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।